We will make this in V2. The V2 never comes. How do I make the V2 happen? बहुत तो क्लासिक, ये हर जगह होता है. हेलो एवरीवन. तो आज का इंटरव्यू है विवेक शर्मा के साथ. तो मैं अब एक इंटरव्यू सीरीज बना रहा हूँ जिसमें डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स और एंटरप्रेन्योर्स भी आएंगे. तो मैं उनसे थीमेटिक क्वेश्चंस पूछूंगा. तो आप देख सकेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. और इस कन्वर्सेशन को मैं बोल रहा हूँ चाय टाइम विद चिन्मय, क्योंकि ये रहा मेरा चाय. और ये रहे आपके क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे. मैंने डाला था लिंक्डइन पे कि व्हाट क्वेश्चंस डिज़ाइनर्स शुड आस्क टू प्रोडक्ट मैनेजर्स. तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं और आज विवेक हमारे साथ हैं जो उसका आंसर देंगे. और ये इंटरव्यू सीरीज़ हिंदी या इंग्लिश दोनों में हो सकता है, जिसमें कंफर्टेबल हो. हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदी में होगा. विवेक, let's start. Can you give your introduction in Hindi? Yeah, sure. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द फर्स्ट एपिसोड. मेरा नाम विवेक है और अभी मैं गाना में काम कर रहा हूँ एज अ प्रोडक्ट मैनेजर. और इससे पहले मैं टॉपर में काम कर रहा था, वहाँ पे आई वाज एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर. गाना के अंदर आई बेसिकली लुक इनटू जो भी हमारे गाना में जितना भी एड्स का प्रोडक्ट है, आई ओन दैट. एंड गाना पे जितना भी एड मोनेटाइजेशन है, डिफरेंट एड्स जो भी आते हैं, किस तरीके से हम लोग मोनेटाइज करें आपको, वो सारा प्रोडक्ट साइड मैं देखता हूँ. तो जो भी लोग गाली देते हैं सारे कि म्यूजिक स्ट्रीमिंग पे एड्स बहुत हैं मैं वो बंदा हूँ जिसको सारे लोग हेट करते होंगे. बट एक बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोनेटाइजेशन होना, अदरवाइज बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा. हार्ड जॉब है बट आई एंजॉय इट बिकॉज नया भी है एंड एक्सपोजर मेरे को इससे पहले यहाँ पर नहीं था, तो क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि है अभी मेरा काम. और बिफोर जॉब मैं IIT मंडी से ग्रेजुएट हुआ था, तो चिन्मय वॉज माई सीनियर, सुपर सीनियर आई गेस. तो मैं 2017 में ग्रेजुएट हुआ, ये 2015 में ग्रेजुएट हुए थे. तो थोड़ा बहुत हमारा इंटरेक्शन हुआ था, ये वॉलीबॉल खेलते थे. तो अभी बढ़िया है, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग वापस इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो कॉलेज के बाद ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं, बट इट्स गुड नाउ. यस, सही है, बहुत अच्छा. अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे जो आप लोगों ने भेजे हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डू PMs एक्चुअली डू? क्या PM क्या काम एक्चुअली में करते? ठीक है, तो प्रोडक्ट मैनेजर का एरिया थोड़ा सा वास्ट है क्योंकि बहुत सारे टीम्स का इंटरेक्शन रहता है. अगर मैं कंपनी को डिवाइड करूं तो एक बिजनेस टीम रहता है, एक डिज़ाइनर का टीम रहता है, एक टेक्निकल टीम रहता है, फिर एक मार्केटिंग वाला टीम रहेगा. इन सारे लूप्स के आपस में कंबाइन करके ये एक प्रोडक्ट है जो पूरा मार्केट में जा पाता है. और एक डेटा टीम भी है, तो 5 टीम्स को हम मान लेते हैं और देयर इज अ लिंक जो हम सारों को ज्वाइन कर रहा है. तो उस लिंक के अंदर कहीं ना कहीं PM से रोल के अंदर आते हैं, बिकॉज हम क्या करते हैं कि हम कंपनी के विजन के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी वी हैव टू कम अप की क्या कहते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट हमारे को डेवलप करना है और कैसे यूजर के पास जाना है. वहाँ से सबसे पहले स्टार्ट होता है कि ये इस तरह की विजन हमारी कंपनी की है, या इस तरह का हमारा गोल है, इस तरह के प्रोडक्ट को ऐसे लोगों के पास हमें पहुँचना है. वो पहला स्टेप आता है. अब ये होता है कि वहाँ पर वो प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 एंड्स हैं. एक तो हमारे को प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और फिर उसका बिजनेस साइड कैसे चलेगा और दैट हाउ वो मार्केट में कैसे पहुंचेगा, उसके लिए चीज़ें हैं. हम लोग बिजनेस के साथ और मार्केटिंग के साथ वर्क करते हैं टू अंडरस्टैंड कि वो लोग किस तरीके से प्रोडक्ट को पोजीशन करना चाहते हैं और उनके क्या क्या गोल्स रहेंगे, उनके कौन से मेट्रिक रहेंगे जो उनको चाहिए. फिर वी सेट विद डिज़ाइनर्स और टेक के साथ भी कि किस तरीके से ऑप्टिमम टाइम के अंदर कैसा बेटर प्रोडक्ट मार्केट में जा सकता है जो यूज़र का प्रॉब्लम भी सॉल्व करे और वो बिजनेस मैट्रिक्स को भी सॉल्व करे और एट दी एंड विन विन सिचुएशन हो दोनों लोगों के लिए. तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं वो, तो अगर मैं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल डिफाइन करूँ तो एक प्रोडक्ट सबसे पहले स्टार्ट होता है कि यूजर को एक्वायर करना है. तो कोई बंदा इससे पहले एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मोस्टली लोग अभी हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जैसे हम दोनों जैसे डिजिटल डोमेन के अंदर हैं. तो कोई एक ऐप होगी या वेबसाइट होगी जिस पर यूजर जाएगा और वो एक पहला स्टेप है. और एक्विजिशन का फर्स्ट स्टेप इज द एक्विजिशन, जिसके अंदर यूजर आकर साइन अप करेगा या ऐप को इंस्टॉल करेगा या लॉग इन करेगा. वो एक पहला स्टेप है. तो एक एक्विजिशन वाला फनल होता है जिसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट मैनेजर्स काम करते हैं, जिनका काम रहता है कि करेक्ट यूजर हमारे ऐप पे ऑनबोर्ड कर पाए. उसका नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब यूजर को ऐप के बारे में बताना है और उसको एंगेज करना शुरू करना है कि वो ऐप यूज करता रहे, प्रोडक्ट यूज करता रहे. तो फिर एक प्रोडक्ट मैनेजर आते हैं जो उस एंगेजमेंट वाले फनल पे काम करते हैं.
फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब यूजर ऐप पर आ गया, अब वो एंगेज भी कर रहा है, अब उस यूजर को रोके रखना है, बिकॉज मार्केट इतना बड़ा है और इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो यूजर कभी भी छोड़ के जा सकता है। अभी मैं ये ऐप मैं अभी जूम यूज कर रहा हूँ, मैं गूगल मीट पे जा सकता हूँ या फिर मैं किसी और सॉफ्टवेयर पे जा सकता हूँ, तो मैं आपको रिटेन कैसे करके रखूँ। तो वो रिटेंशन वाला एक फनल होता है जिसके अंदर कुछ लोग फिर उस एरिया के अंदर कुछ प्रोडक्ट मैनेजर्स काम करते हैं कि हम यूजर को रिटेन करके रखें, उसमें अलग अलग तरह की चीजें बना के दें उसको जो कहीं और नहीं मिल रही है। ये जब 3 स्टेप फुलफिल हो जाते हैं तो फिर आपका नेक्स्ट गोल आता है कि अब हाउ डू वी मोनेटाइज, कि अब पैसा कैसे आएगा, क्योंकि अब यूजर्स तो आ गए एंड हम उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट फॉर बिजनेस टू कंटिन्यू कुछ ना कुछ मोनेटाइजेशन चाहिए, बिकॉज पूरा कॉर्पोरेट सर्कल ऐसा है कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, देन यू हैव कुछ ना कुछ इनकम आना चाहिए। तो फिर वो मोनेटाइजेशन वाला पीस आता है जिसमें कुछ प्रोडक्ट मैनेजर्स काम करते हैं कि हम कैसे अब ऐप को मोनेटाइज करना शुरू करें। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं, और उनके हर एरिया के हिसाब से उनका इंटरेक्शन डिफरेंट हो सकता है। जो एक्विजिशन वाला है वो टेक डिजाइन के साथ साथ मार्केटिंग के साथ ज्यादा काम करेगा, बिकॉज मार्केटिंग कैंपेन्स के अराउंड काम रहता है एंड वो सब क्या कहते हैं नए यूजर्स को ऑनबोर्ड करने में मार्केटिंग का रोल रहता है। जो एंगेजमेंट वाला है उनका बहुत ज्यादा फोकस रहेगा यूजर रिसर्च पर, जो डिजाइनर के साथ बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे कि फिगर आउट की सही चीजें हम लोग फीचर्स बना पा रहे हैं जो यूजर सही में चाहिए। जो रिटेंशन वाला है उसका बहुत काम डेटा के साथ रहेगा कि यूजर का एक्टिविटी कैसा चल रहा है और बाकी किस तरह की चीजें जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनको रिटेन करवाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और जो मोनेटाइजेशन वाला है उसका काम कहीं ना कहीं रहेगा बिजनेस के साथ भी और थोड़ा बहुत इन बाकी टीम के साथ भी, टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सही एरिया है जहाँ पे मोनेटाइज करने की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है, सो दैट हमारा एंगेजमेंट और रिटेंशन दोनों ही डाउन ना जाए और हमारा बिजनेस गोल भी फुलफिल हो जाए। तो इस तरीके से आप अलग अलग सेक्शन के प्रोडक्ट में डिवाइड कर सकते हो, और एट द एंड वही होता है कि एक गोल को पिक करते हैं हम लोग। अगर कोई कहीं से स्टार्ट करना है तो एक गोल को पिक करते हैं कि ये मेट्रिक है विच वी वांट टू मूव। अब इस मेट्रिक को 5% 10% लेके जाना है, यहाँ लेकर जाना है। अब वो मेट्रिक को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, 15 काम करने हैं, 20 काम करने हैं। तो एक पहले मेट्रिक आ गया, उस मेट्रिक के सब टास्क बन गए कि ये काम हम करेंगे, और हर काम के अंदर फर्दर कुछ कुछ फीचर्स होंगे कि इसको अगर मेरे को अपने एंगेजमेंट टाइम को 15 मिनट से 20 मिनट करना है तो मेरे को कुछ एक्स सेट्स ऑफ फीचर्स निकालने पड़ेंगे, और हर फीचर के अंदर भी अब ये नहीं है कि पूरा पूरा फीचर एक साथ निकाल दूं। तो वहाँ पे अब वी विल हैव टू गेट इनटू कि प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए, कौन सा काम ऐसा लग रहा है जो तुरंत जाकर अच्छा इंपैक्ट दे सकता है। फिर हम लोग उस फीचर पे काम करेंगे, देन इट गोज आउट इन द रिलीज। फिर हम वी हैव टू मॉनिटर कि भाई अब इसका रिजल्ट क्या आया। हमेशा होगा नहीं कि हम लोग सही हों, तो फिर हमें वो डेटा से हमें इंसाइट मिलेगा, अच्छा ठीक है ये हम लोग सोच रहे थे बट हमारा हाइपोथेसिस गलत हो गया, तो फिर इसकी आइटरेशन होगी। फिर वो वापस लूप स्टार्ट होगा कि वी विल कम बैक, और फिर दोबारा से डिजाइन टेक के साथ डिस्कशन होगा कि ओके ठीक है अब इसको इस तरीके से चेंज करते हैं, प्रोबेबली यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे या फिर एल को इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो नंबर और अप हो सकते हैं। तो उस तरीके से पूरा वो क्या कहते हैं आइडिएशन, एग्जीक्यूशन, डेटा रिलीजेस, आइटरेशन, वो पूरा लूप चलता रहता है। तो इस तरीके से कुछ काम है हमारा। बहुत अच्छे से बताया है विवेक ने, बहुत ही एक्सटेंसिव वे में बताया। और जो 4 टाइप के एक्विजिशन, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन और एंगेजमेंट, मैंने भी ये देखा है B2C कंपनीज में। मैंने भी काम किया है 1mg में, और अभी मैं हेल्पशिफ्ट में हूँ। आई थिंक गाना भी यूज़ कर रहा है हेल्पशिफ्ट प्रोडक्ट फॉर देयर हेल्प सेक्शन। सही है। तो प्रोडक्ट मैनेजर्स डिज़ाइनर्स के साथ ही बहुत काम करते हैं, और ये क्वेश्चंस मेनली डिज़ाइनर्स ने पूछा है। तो बेसिकली कोलैबोरेशन पार्ट पे मुझे सारा पूरा थीम लग रहा है क्वेश्चंस का। दूसरा क्वेश्चन ये है कि designers also need to empathize with users and PMs need to empathize with users. Whose work it should be? How should designer and PM work on understanding users? And what part is owned by whom? So let me rephrase in Hindi एक बार और कि designer भी एक empathy रखते हैं users के साथ और PM भी रखते हैं। तो actually ये काम है किसका? Ownership किसका है? मुझे ऐसा लगा ये क्वेश्चन। और how should designer and PM work in collaboration for this empathy part? ठीक है, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन क्योंकि तो मेरा जो भाई है वो भी डिजाइनर है, तो अभी ही जस्ट ग्रेजुएटेड। तो हम दोनों का आपस हमेशा ये कहीं ना कहीं होता रहता है कि मेरे हिसाब से उसको लगता है कि डिजाइनर्स मोस्टली ज्यादा काम करते हैं जो यूजर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मेरे को लगता है कि नहीं, दोनों का रोल होता है। तो लेट मी ट्राई कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो आपका यूज केस और यूजर केस कौन सा डेफिनेशन है और कौन से यूजर के लिए हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों का काम है। कि डिजाइनर को भी वो अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि हमारे को इस तरह के यूजर के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है और इस यूज केस को सॉल्व करना है।
प्रोडक्ट के मैनेजर के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि मतलब प्रोडक्ट में वहाँ पे दोनों का काम आता है। देन डिज़ाइनर का जो डिटेल वर्क स्टार्ट होता है, गेस वहाँ पे स्टार्ट होता है कि इंटरेक्शन डिज़ाइन कैसा रहेगा। एज अ पीएम मेरे को ये पता है कि यूज़र आके ये चीज़ें करना चाहेगा और वो ये चीज़ उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक तरीके हो सकते हैं। अगर मेरे को एक सर्च करना है तो एक मैं सर्च का आइकन दे सकता हूँ, मैं सर्च का बटन बना सकता हूँ, या मैं सर्च लिख सकता हूँ कहीं पर। तो एन नंबर ऑफ वेज हैं किसी इंटरेक्शन को दिखाने के लिए। तो वन इज द इंटरेक्शन डिजाइन, जहाँ पर डिजाइनर की अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल होगी कि इस यूज केस को सॉल्व करने के लिए बेस्ट किस तरीके से है। देन इज योर विजुअल डिजाइन। अब विजुअली किसी चीज को कितनी अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। अब जैसे कहते हैं, बेसिक एग्जांपल लूँ अगर मैं, कि डिजाइन के अंदर एक पहले हैवी डिजाइन होते थे, फिर मिनिमल डिजाइन आ गए, और अब लोग मोस्टली आइकन से फोकस करते हैं। पहले टेक्सचर आइकन दोनों का होता था, या फिर अभी सब लोग डार्क मोड की तरफ मूव कर रहे हैं, वो क्योंकि विजुअली शायद अच्छा लगता है। तो विजुअल्स कॉल होते हैं कि किस तरह के इलस्ट्रेशंस यूज करने हैं, किस तरीके की आइकन सेट यूज करने हैं, फ्लैट आइकन रखने हैं, क्या है, वहाँ पर एक डिजाइनर की अंडरस्टैंडिंग आती है। फिर प्रोटोटाइपिंग आता है कि अब ठीक है ये सब कुछ आपस में बन गया, तो जो फाइनल प्रोटोटाइप बनेगा वो किस तरीके से रहेगा, उसका मॉडलिंग कैसा रहेगा। आई थिंक वो 3-4 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर डिजाइनर्स का रोल रहता है। जो यूज केस और यूजर के वाला है, वहाँ पर दोनों को आपस में इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा हूँ, जिससे एट दी एंड प्रोडक्ट या बिजनेस का गोल कुछ फुलफिल होने वाला है, वो दोनों को समझ में आना चाहिए सही तरीके से। फिर प्रोडक्ट के ऊपर वो होना चाहिए कि अब डिजाइनर क्या कहते हैं, फ्रीली सोचे कुछ कुछ चीजें बना सकता है, बट शायद हर चीज को बनाने के लिए अलग अलग टाइप का एफर्ट लगेगा। तो वहाँ पे फिर प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग आती है कि भाई इस चीज़ को बनाने के लिए शायद टाइम हमें ज़्यादा लगेगा, इस चीज़ को बनाने के लिए टाइम हमें कम लगेगा। तो कुछ ऐसा बनाते हैं जहाँ पर हम लोग दोनों चीज़ें सॉल्व कर पाएँ, कि हम जल्दी बनाकर देख भी पाएँ कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। एग्जीक्यूशन वैसे इम्पैक्ट का जो टाइम है, एक वहाँ पर कॉल लेना, और दूसरा डेटा का कॉल लेना। एक तो आपका हो सकता है कि आप डिज़ाइन बनाने से पहले आपके पास नंबर्स हैं कि यूजर शायद इस एरिया पे ज़्यादा क्लिक करते हैं, यूजर या फिर उस पेज पे जाता ही नहीं है, तो उस पेज पे कुछ सॉल्व करना है। तो जो एक डेटा वाला एरिया है, और बिफोर द डिज़ाइन कंसेप्शन, और जो सेकंड आपका एरिया आता है कि जब डिज़ाइन टेक्निकल टेक टीम के पास जाने वाला है, तो उस टाइम पर कितना टाइम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगेगा, वहाँ पर ROI के हिसाब से प्रायोरिटाइजेशन करना, वो वाला शायद प्रोडक्ट के पास रहना चाहिए। और इंटरेक्शन डिजाइन एंड यूएक्स वाला वो डिजाइन के पास रहना चाहिए, और यूजर केस और यूजर एक्सपीरियंस वाला दोनों के पास ही होना चाहिए, ताकि दोनों चीज सही सेम गोल के लिए काम करें। डिजाइनर के साथ ही बहुत इंटरेक्ट किया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे है कि what things designers should not do, please tell me from your experience. For example, should designers not spend time on getting data? जैसे तुमने काम किया है डिजाइनर्स के साथ, तो तुम क्या ये बता सकते हो कि क्या डिजाइनर्स को नहीं करना चाहिए, जो तुम देखते हो कि वो करते हैं, और तुम पॉइंट आउट करना चाहते हो कि ये कॉमन मिस्टेक्स है जो नहीं करना चाहिए? मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है जो डिजाइनर्स को नहीं करना चाहिए। मतलब जब तक डिजाइनर को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, वो उनको क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो डेटा के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकता है, किसी रिसर्च के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि डिजाइनर एट दी एंड सबसे ज्यादा जो यूजर के पास क्लोज पहुंच पा रहा है वो डिजाइनर है। हमें वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहिए कि आप ये मत करो। प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि मतलब उनको ये ट्राई करना चाहिए कि वो सब कुछ फर्स्ट हैंड खुद सॉल्व करने की कोशिश ना करें। जैसे आपने डेटा वाला पॉइंट दिया, वो प्रोडक्ट को पुश करें कि ये वाला डेटा मुझे चाहिए ही चाहिए, बट रादर देन गोइंग कि मैं खुद लेकर आऊँ। बट ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ नहीं होना चाहिए कि डिजाइनर यहाँ पे काम खत्म कर दे कि भाई मैं ये चीजें मत पूछो, बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कुछ एक मिक्सअप सा प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, जो ना ही क्या कहते हैं एट द एंड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और डिजाइनर भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि मैंने बनाया तो था बट कुछ हो नहीं पाया। सो बेसिकली डिजाइनर्स को पुश करना चाहिए प्रोडक्ट मैनेजर्स को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू सम पीएम्स मेक वायरफ्रेम, इट बायसेस अस टुवर्ड्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन? ऐसा शायद होता होगा किसी कंपनी में, तो किसी ने पूछा कि वायरफ्रेम क्यों बना के देते हैं पीएम मुझे, और मैं जो सॉल्यूशन सोच रहा हूँ वो बायस हो जाता है उस वायरफ्रेम से। तो इसका क्या तो ये मतलब कंपनी टू कंपनी थोड़ा डिफर करता है। जैसे गाना के अंदर हम लोग इतना नहीं करते हैं, बट टॉपर के अंदर थोड़ा बहुत रहता था। तो मुझे उसमें बस ये लगता है कि जब प्रोडक्ट मैनेजर अपने लेवल पर किसी प्रॉब्लम को सोच रहा होता है, तो उस टाइम पर आई गेस वायरफ्रेम थोड़ा हेल्प कर देते हैं अंडरस्टैंड करने के अंदर कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ वो ऑन द पेपर जब बाहर निकल कर आएगा वो किस तरीके का रहेगा। वो एक रेफरेंस लेयर हो सकती है। मतलब मैं अभी पहले मैं ये करता था कि मैं अपने वायरफ्रेम डायरेक्टली जाके बता देता था डिजाइनर को, बट अभी मैं ये करता हूँ कि सीधे जाके अपने वायरफ्रेम देता नहीं हूँ फॉर डिजाइनर। उनको पहले प्रॉब्लम के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग लेके आने दो। तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो आपने बायस वाला पॉइंट उठाया कि बायस आ जाता है, तो
तो वो एटलीस्ट बायस नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे मैं दिखा नहीं रहा हूँ वायर फ्रेम। और सेकंड ये होता है कि उनको ओपनली सोचने का ऑप्शन दे दिया, तो बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जो शायद मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग में मिस कर दिए होंगे, तो वो इनपुट मेरे को वहाँ से मिल जाएंगे। तो आई गेस वायर फ्रेम्स होने चाहिए, बट एक सही टाइम होना चाहिए किस टाइम पे वायर फ्रेम्स को आप डिजाइनर से डिस्कस करो। ये हो सकता है कि डिजाइनर अपना एक अंडरस्टैंडिंग में, अगर आपने वायर फ्रेम्स नहीं बनाए हैं तो कुछ केसेस हो सकता है आपने अपने लेवल में मिस कर दिए होंगे और डिजाइनर ने एक डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया है। अब जब वो जाके एट दी एंड हम खत्म करके जब काम कर रहे थे, टेक में वो काम चल रहा था, तब हमें समझ में आया था कि ये यूज केस था जो फ्लो में हमने कहीं ना कहीं मिस कर दिया, बिकॉज वन साइड थिंकिंग ही हो रहा था, सिर्फ डिजाइनर ही सोच रहा था और मल्टीपल इनपुट कहीं से आए नहीं शायद, तो कहीं ना कहीं वो शायद मिस हो गया। और जब क्यूए या फिर टेक ने जब वो कोड करने लगा उस टाइम पता चला। तो ये बेटर रहता है कि दो लेवल पे एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग पहले हो जाए, प्रोडक्ट भी एक टाइम पे सोच ले और डिजाइनर भी सोच ले। फिर ये हो सकता है कि अगर डायरेक्शन कहीं पर गलत जाने लगे तो फिर वो वायर फ्रेम्स पे चेंज हो सकते हैं कि भाई मैं इस तरीके से सोच रहा था, आपने इस तरीके से सोचा, तो क्या हमारा डायरेक्शन सही है कि हम सही गोल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से वायर फ्रेम्स होने चाहिए, बट वो सही टाइम पे कब पिच करना है वो एक चीज़ है, ताकि बायस क्रिएट ना हो और बेटर इनपुट आ सके। Okay, so the next question is, what are some common mistakes done by newbie PM? तुमने भी स्टार्ट किया होगा जब प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और अब तुम्हें लगता है कि कुछ मिस्टेक्स मैं उस समय करता था, अब वो नहीं करता हूँ, तो उस पे काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब मेरा तो मतलब जैसे कॉलेज के बाद ही मेरा प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग शुरू हुआ है, मेरे को उससे पहले पता भी नहीं था प्रोडक्ट मैनेजर कुछ होता भी है कि नहीं होता है, तो टॉपर वाला फेज काफ़ी ज़्यादा लर्निंग फेज था। तो आई गेस 3-4 चीज़ें हैं जो काफ़ी लोग करते हैं शुरू शुरू में गलत। एक तो ये होता है कि हम लोग इंट्यूशन को ज़्यादा मैटर करना शुरू कर देते हैं ओवर डेटा। मतलब नया नया प्रोडक्ट मैनेजर है तो वो अपने आप को एज अ यूजर समझने लग जाता है और अपने हिसाब से चीज़ सोचता है कि भाई मेरे को ये चाहिए होगा यहाँ पर, बट हम डेटा को कहीं ना कहीं इग्नोर करने लग जाते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द यूजर जो ऐप के ऊपर है वो किस तरीके से कर रहे हैं। अब जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ उस तरीके से शायद मोस्ट ऑफ द यूजर नहीं सोच रहे हैं, बिकॉज वो हर अलग अलग पर्सोना के यूजर्स हैं और उनका अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट को लेकर अलग अलग होगा। तो वो इंट्यूशन को कहीं ना कहीं कट करना जरूरी है और डेटा को पिक्चर में लाना जरूरी है कि एक्चुअल में पिक्चर है क्या। नहीं तो शुरू में हमेशा ऐसा होता है कि नहीं यार मैं सोच रहा हूँ कि सही चल जाएगी तो इसको बना दो, बट वो ऐसा हमेशा होगा नहीं। ट्रू। दूसरा, ये जो प्रायोरिटाइजेशन और आइटरेशन वाला लूप है ना, ये कहीं ना कहीं शुरू में क्लियर नहीं होता है। तो हम ये सोचते हैं कि पूरा फीचर एक ही बार में बना के छोड़ देंगे और वो तो मैंने अपने साथ सोचा, मेरे को लग रहा है सब सही हो जाएगा, तो अब बस प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, काम हो गया मेरा, अब मैं नए फीचर पे काम करूंगा। बट वैसा कभी होता नहीं है कि पहली बारी में कभी फीचर सही बनेगा नहीं। आपने किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ बनाया होगा और मार्केट में जाके कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा और आपको इटरेशंस करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 2 या 3 रिलीजेस लगेंगे टू स्टेबलाइज दैट प्रोडक्ट और एट द एंड फिर यूजर को सही से यूज कर पाए। तो वो वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए दिमाग के अंदर कि भाई ये फीचर हो गया अब इसको लात मारो, अब नए फीचर पे काम करो। जो वो नया वाला चीज है ना, न्यू इनोवेशन, वो बहुत ज्यादा एक्साइट करता है। पुराने फीचर कहीं ना कहीं बीच के अंदर फंस के रह जाते हैं और एट दी एंड हर किसी का गोल होता है कि मेरे को रिव्यूज में दिखाना है कि मैंने इतने नए फीचर बनाए। वो क्या कहते हैं, हम लोग कहीं इस तरफ भागते हैं, बट यूजर कहीं इस चक्कर में यूजर परेशान हो जाता है और वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाते हम। वो आइटरेशन वाला लूप कहीं ना कहीं रहना चाहिए। इसके अलावा और एक चीज जो मेरे को लगता है कि कम्युनिकेशन गैप्स पे क्या कहते हैं बहुत कहीं ना कहीं मिस आउट करते हैं नए लोग। उन्हें लगता है कि उन्होंने चीज सही से एक्सप्लेन कर दी है, बट इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं हर प्रोडक्ट की जर्नी के अंदर, कहीं पे भी कम्युनिकेशन गैप आता है तो वो हैम्पर करता है। फिर मतलब मैंने कुछ चीज़ समझाई डिज़ाइनर को जाके और फिर मैं जाके टेक को कुछ समझाया, डिज़ाइनर ने टेक से भी आपस में बात करी, तो उन तीनों का सेम पेज पे होना और बिजनेस मार्केटिंग का भी सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कम्युनिकेशन लूप पे काम करना बहुत ज़रूरी है कि हम डॉक्यूमेंट करते रहो मोस्ट ऑफ द चीज़ें। हम सोचते हैं कि हमने वर्बली बता दिया था तो जो मैंने समझा वो भी समझ लिया है, बट अनटिल अनलेस वो पेपर पे जाएगा कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट हो, शायद वो अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2-3 चीज़ें मेरे को लगता है कि नए लोगों को फोकस करनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पे है कि जो पहला पॉइंट हमने बोला कि डेटा पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, इंट्यूशन पे करते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि अप्रोप्रिएट डेटा अवेलेबल नहीं होता है, तो क्या उस समय इंट्यूटिव अप्रोच लेना सही होता है? मतलब एकदम जंप नहीं करना चाहिए इंट्यूशन पे। मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कुछ ऐसा प्रॉक्सी है जो हम बना सकते हैं इसके अराउंड, कि इस डेटा को निकालने के लिए शायद कुछ बिहाइंड द लेयर कुछ डेटा हो जो हमारा कुछ एज अ प्रॉक्सी एक्ट करता है। या फिर नेक्स्ट जो मैं सोचता हूँ वो मैं करता हूँ कि कॉम्पिटिटर ने अगर ऐसा कुछ किया था तो वहाँ का कुछ मेरे पास अगर नंबर्स अवेलेबल है कहीं से, तो उनके वहाँ पर कैसा चल रहा है, क्या कॉम्पिटिटर के वहाँ पे लोगों ने इस चीज़ को लाइक किया कि नहीं किया। अगर वो दोनों भी चीज़ें फेल हो जाती हैं, फिर तीसरा ये आता है कि क्या मैं अपने आसपास कहीं पे ऐसा कोई छोटा फोकस ग्रुप बनाकर ये चीज़ टेस्ट कर सकता हूँ जो मुझे लग रहा है कि गलत है कि सही है। प्रॉबेबली मेरे कंपनी में या मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे आसपास कोई लोग हैं ऐसे जो 4-5 लोग उस तरह के पर्सोना को फिट करते हैं, क्या मैं उनसे चेक कर सकता हूँ।
अगर ये तीनों चीजों पे मैं फेल हो जाता हूँ, फिर मेरे हिसाब से इंट्यूशन पे आके देखना चाहिए कि ठीक है, अब मैं एक फेक थ्रू ले लेता हूँ, एक रिलीज करके देख लेते हैं, अगर कुछ होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट रिलीज में आइटरेट कर देंगे। ये इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन जारी रहेगा विवेक के साथ पार्ट 2 वीडियो में। प्रोडक्ट मैनेजमेंट और उसके वर्किंग डिटेल्स किसी ने नहीं बताए होंगे हिंदी में, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने ग्रुप्स में और अपने सोशल मीडिया में। ऐसे और वीडियो आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करें चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।